हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके रिमेनिंग पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट क्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुक है ये है पेपर 1 से रिलेटेड। यहाँ पे आपको मिलेगा 2017 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नॉर्थ ईस्ट क्लैट का है, एंड उसके साथ साथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स भी साथ में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंड पेपर है एजुकेशन सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको 2017 से लेकर 2022 तक एजुकेशन सब्जेक्ट के जो नॉर्थ ईस्ट क्लैट का पेपर्स है वो मिल जाएगा विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स। ठीक है, दोनों बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो। एंड अगर आप नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी आप ये एजुकेशन वाले बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो एमसीक्यू के तरह आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एजुकेशन। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तब मेरे क्लासेस के जो अपडेट होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है पार्ट 7। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जो 2022 से रिलेटेड है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? ठीक है, तो पेडागोजी हमें पता है कि पेडागोजी क्या है, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो देखो आप लोग अगर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो एग्ज़ाम में तो एलिमिनेशन मेथड लगाना, तब क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट में कंफ्यूजन आ जाते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, तो फिर जो वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपको कोई कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है ना कि हमें लग जाता है कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, तो उनको एलिमिनेट कर देना। फिर जो भी स्टेटमेंट रिमेनिंग स्टेटमेंट होगा उसी में से फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, अभी आप देख लो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है, डी वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे बोला गया कि पेडागोजी रिक्वायर्स टीचर्स नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस, मतलब टीचर को पेडागोजी में टीचर क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट के एज डिफरेंस को या फिर टीचर नेचर ऑफ कंटेंट, इन सब को नहीं देखते हैं, ये बोला गया। लेकिन ये तो देखते हैं ना पेडागोजी में, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो डी हो नहीं सकता, तो डी को हटाओ। डी को हटाने से आपका आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी इज़ अ मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है। ये क्या करते हैं, ये पेडागोजी में हम टीचिंग स्टाइल, टीचिंग थ्योरी, फीडबैक, असेसमेंट, ये सब कुछ आते हैं पेडागोजी में। ठीक है, और इट इन्वॉल्व स्टाइल्स ऑफ, मतलब करिकुलम को किस तरीके से ट्रांजेक्ट करना है वो पेडागोजी हमें बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ के देखो। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड मतलब सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट ने कितना सीखा है वो सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड इंटरप्रेट करना, मतलब रिजल्ट निकालना। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। ठीक है, कितने उनके अंदर लर्निंग कितना हुआ है वो हमें पता चलेगा असेसमेंट के ज़रिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। असेसमेंट सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट के लर्निंग के बारे में प्रॉपर हमें पता चल जाता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है असेसमेंट रिजल्ट्स मस्ट बी, यहाँ पे बोला गया कि असेसमेंट क्लियर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट वे। ठीक है, असेसमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब किस तरीके से स्टूडेंट को असेस किया जा रहा है सबको वो पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द विजुअल कंडीशंस विच आर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर। ओके, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, और आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने तो बहुत बार किया था, अनअकैडमी में भी किया था और यहाँ पे भी किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एस्टिग्मेटिज्म वाला वर्ड हम लोगों ने देखा था, और कुछ वर्ड था, तो वो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है,
तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या होता है, कुछ उन टॉपिक्स के बारे में, अभी एस्टिग्मेटिज्म हम लोगों ने पहले किया हुआ है तो उससे रिगार्डिंग आइडिया हम लोग के पास होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखो इनमें से कौन कौन सा विजुअल कंडीशंस, कौन कौन सा विजुअल कंडीशन, ये सब कुछ विजुअल कंडीशन ही है, ठीक है, आँखों से रिलेटेड कंडीशन है ये सब कुछ। लेकिन इनमें से रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के टाइप्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर होता है कि हम लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर तरीके से फोकस नहीं हो पाते हम लोगों की आँखों में, तो इसीलिए देखने में प्रॉब्लम होता है। तो टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, तो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के मेनली 4 टाइप्स हैं। एक है मायोपिया, एक है हाइपरोपिया, एक है एस्टिग्मेटिज्म और एक है प्रेसबायोपिया बोल के, ठीक है, प्रेसबायोपिया। तो ये है रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के टाइप्स। तो मायोपिया क्या होते हैं, मायोपिया होते हैं नियर साइटेड मतलब जिनको क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देता है, जो मतलब पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली दिखाई देता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाई नहीं देता, वो होता है मायोपिया, ठीक है। हाइपरोपिया उनका ऑपोजिट है, हाइपरोपिया होता है फार साइटेड मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और बाकी एस्टिग्मेटिज्म क्या होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म होता है ये एक कॉमन इन्फर्फेक्शन है इन द आइज कर्वेचर, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोगों को ब्लर तरीके से दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देता है, वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। और जो प्रेसबायोपिया बोला गया ये भी आपके एक टाइप्स में आते हैं, जहाँ पे क्या होता है जो मिडिल एज वाले लोग होते हैं, मिडिल एजड लोग एंड जो ओल्डर, ठीक है, लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उन लोगों को क्लियर तरीके से जो सामने होते हैं कुछ चीज़ें वो क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देता, मतलब जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है, वो होता है प्रेसबायोपिया। ये जनरली जो मिडिल एज पीपल है और फिर जो ओल्ड एजड पीपल है उनके अंदर पाया जाता है प्रेसबायोपिया। और बाकी एम्ब्लियोपिया क्या है, एम्ब्लियोपिया लेजी आई है, लेजी आई मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, डिक्रीज आई साइट ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी आई साइट डिक्रीज होते हैं, मतलब धीरे धीरे कम देखने लगते हैं, कम दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के टाइप्स में नहीं आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और स्ट्रैबिस्मस क्या है, ये लास्ट में जो दिया है स्ट्रैबिस्मस है क्रॉस्ड आई आप लोगों ने देखा होगा, जिनको मतलब जो कौन सी तरफ में देख रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है ना, क्रॉस्ड आई वो होता है स्ट्रैबिस्मस। तो ये भी एक अलग है, ये टाइप्स में नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन ID 52। तो यहाँ पे पूछा है द एम्फेसिस ऑफ, ये जो हम लोगों ने यूनिट 5 में पढ़ा था, आउटकम बेस्ड करिकुलम पढ़ा था है ना, आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इनका मेन फोकस क्या है, जब अगर हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं यूजिंग आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, तो फिर हम लोग का मेन फोकस क्या होगा। तो आउटकम बेस्ड करिकुलम का मेन फोकस होता है ये इस करिकुलम के जरिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर नॉलेज डेवलप हो जाए, प्रॉपर मतलब उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है उनसे रिलेटेड सब कुछ कंसेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज ले एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो लोग अप्लाई कर पाए, वो सब कुछ हम चाहते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाहते हैं। तो आउटकम बेस्ड करिकुलम के मेन फोकस क्या होता है, मेन फोकस होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम चाहते हैं कि बच्चे को जो भी नॉलेज दिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाए और ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका, ठीक है, ये चाहते हैं हम लोग। ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए कोशिश करते हैं। बाकी आपको देख के ही पता चल रहा है कि CND तो हो ही नहीं सकता है ना, किस टाइप का स्टेटमेंट दिया है देखो, डिज़ाइनिंग अ नेशनल कॉमन सिलेबस, ठीक है, ये नहीं होगा। चेंजिंग मोस्ट ऑफ द बुक्स इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, C और D तो नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस, ये इजी है लेकिन हर बार आते रहते हैं, कभी कभी मैचिंग टाइप में आते हैं और इस बार तो अरेंज करने के लिए दे दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंसरी मोटर स्टेप, सेंसरी मोटर स्टेप फर्स्ट स्टेप है, देन प्री ऑपरेशनल स्टेप,
देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सा होगा इनका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ईयर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट 10 का है। कौन सा है बताओ इसका? तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD एक्ट कब आया था, कौन से ईयर में आया था? तो ये है 1995। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन यूजिंग। अच्छा, हम लोगों ने ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था यूनिट 8 में। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मीनिंग क्या है कि जैसे कि सबके लिए ये एजुकेशनल रिसोर्सेज सबके लिए ओपन है, मतलब सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ एथिक्स फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे किसी ने कोई बुक लिखा या कुछ आर्टिकल लिखा एंड वो उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया, ठीक है, गूगल में मानो कि डाल दिया, तो फिर हम सब लोग क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर लेकिन हमें कुछ एथिक्स फॉलो करना चाहिए। तो एथिक्स से रिलेटेड वो प्रिंसिपल्स किसने दिया था, ठीक है? तो ये है ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन ने दिया था कुछ प्रिंसिपल्स, जो मतलब जो क्या क्या एथिक्स हमें फॉलो करना है जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन फिलोसफी। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया। जैन फिलोसफी, चार्वाका फिलोसफी और न्याया, देन प्रभाकारा, ठीक है। तो इस साइड पे दिया है कि कौन कौन सा सोर्सेज ऑफ नॉलेज वो लोग मानते हैं। ओके, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को पता है कि न्याया फिलोसफी जो है ये 4 प्रिंसिपल्स को, 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानते हैं, न्याया फिलोसफी, है ना। तो फिर उसके हिसाब से कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड वर्बल टेस्टिमोनी। तो ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज किसके लिए है? न्याया के लिए है, मतलब सी के साथ 3। तो सी के साथ 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। बाकी तो आप लोग देख लेना, जैन फिलोसफी किस किस को मानते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी को मानते हैं, और जो चार्वाका फिलोसफी है वो किसको मानते हैं? परसेप्शन को ही ओनली मानते हैं, सिर्फ परसेप्शन, प्रत्यक्ष को ही वैलिड नॉलेज मानते हैं, ठीक है। और बाकी प्रभाकरा क्या है? प्रभाकरा एक्चुअली वेदांत फिलोसफी में है, जो हम लोगों ने विशिष्टाद्वैत वेदांत पढ़ा था। तो विशिष्टाद्वैत स्कूल ऑफ फिलोसफी फॉलो करते हैं प्रभाकर फिलोसफी को, प्रभाकर स्कूल को, ठीक है। तो ये जो स्कूल है, इट मे बी सेड दैट द स्टडी ऑफ प्रभाकरा मीमांसा, जो प्रभाकरा मीमांसा है ये इट इज़ नेसेसरी फॉर क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें क्लियर नॉलेज, किसके रिगार्डिंग क्लियर नॉलेज? धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र एंड और एक है सायना भाष्य, ठीक है, ऑफ द वेदस। तो इन सब के बारे में अगर क्लियर नॉलेज हमें चाहिए तो उसके लिए है प्रभाकरा मीमांसा, ठीक है। वो हमें उन सब के बारे में क्लियर नॉलेज देते हैं। तो प्रभाकरा मीमांसा किस किस को वैलिड नॉलेज मानते हैं? तो ये परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन, सबको वैलिड सोर्सेस मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे फॉल्स पूछा है, किसके रिगार्डिंग? ब्लेंडेड लर्निंग के अकॉर्डिंग फॉल्स कौन सा है? तो ब्लेंडेड का मीनिंग क्या है? ब्लेंडेड का मीनिंग है मिक्स, ठीक है। मिक्स मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कम्बिनेशन, वो ब्लेंडेड है ना। तो ब्लेंडेड में मिक्स होगा, तो मिक्स वाला जो है वो होगा करेक्ट है, ठीक है। और फॉल्स वाला पूछा है तो लास्ट वाला होगा आपका आंसर। यहाँ पे बोला गया इट इज़ रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये नहीं है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड है। आप लोगों ने देखा होगा इस बार बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ मतलब क्रैमिंग करके जाओ सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को याद ज़रूर से रखना पड़ेगा। कौन से ईयर में आया, किसने दिया, है ना, वो सब कुछ तो याद रखना ही है। उनके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि
कौन सा कंसेप्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आ जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता है ना, तो इसीलिए ओके। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, तो ये कौन से यूनिट के क्वेश्चन है बताओ। यस, ये यूनिट 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो मॉडल है वो किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था, है ना। एंड हंट ने कौन सा दिया था, हार्वर्ड ने कौन सा दिया था, यस हंट ने एप्लीकेशन वाला दिया था, एप्लीकेशन लेवल ऑफ टीचिंग वाला जो मॉडल है, और हार्वर्ड ने मेमोरी लेवल से रिलेटेड जो मॉडल है वो हार्वर्ड ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट ओके, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक ही डिस्कस कर लिया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना। हम लोग या तो टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।